नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चेन्नई दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगपतियों के साथ की है रात्रि भोज। उत्तराखंड में निवेश को लेकर हुई है चर्चा। अलग अलग विषयों पर उद्योगपतियों से चर्चा की है। उद्योगों को बढ़ाने के लिए कई नीतियां बनाई गई है। सीएम ने कहा है उद्योग जगत में जुड़े लोगों के सुझाव पर नीतियों में परिवर्तन देखने को मिला है। उत्तराखंड में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल है। रोड, रेल, रोपवे और हाईवे कनेक्टिविटी का विस्तार हो। इन्वेस्टर समिट को लेकर अब तक 55,000 करोड़ का करार हुआ है। तो उद्योगपतियों के साथ रात्रि भोज चेन्नई में यहाँ पे सीएम ने की है। तो इस बीच आपको बता दें कि चेन्नई से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी। आज चेन्नई में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी करेंगे रोड शो। हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े उद्योग समूह से करेंगे संवाद। ब्रिटेन में 12,500 करोड़ का हुआ है करार। यूएई में 15,475 करोड़ का हुआ है करार। दिल्ली में 26,575 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। तो चूंकि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होने हैं और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी मोर्चे पर तैनात नजर आ रही हैं। चेन्नई में भी रोड शो करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी करेंगे रोड शो। इससे पहले ब्रिटेन में भी वो गए थे और अब देखिए रोड शो वो करने वाले। अब एक एंटोना जरा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अब एक कब रोड शो होने वाला है, क्या कुछ जानकारी? हेलो, आवाज आ रही है अभय जी? कब रोड शो होने वाला है सीएम का और क्या कुछ जानकारी है रोड शो से जुड़ी हुई आपके पास? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई के दौरे पर हैं, जिसमें आज उनका जो शो वहां पर होगा। जो उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में विदित है, उसको लेकर आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई में रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश है कि राज्य के भीतर जो विकास की रफ्तार है वो ज्यादा से ज्यादा तेज यहाँ पर हो सके, निवेशक ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में आ सके और उसका लाभ उत्तराखंड में विकास के रूप में यहाँ पर मिल सके। और उसके लिए आज ये कह सकते हैं कि अब तक कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो शुरू होने जा रहा है, जिसमें वो निवेशकों से बातचीत करेंगे। जो चेन्नई के बड़े उद्योग घराने हैं उनसे बातचीत वहां पर रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक अपने ये कह सकते हैं कि जो चाहे वो लंदन का दौरा हो, दिल्ली का रोड शो हो या यूएई दौरा रहा हो, 55,000 करोड़ के एमओयू साइन अब तक यहाँ पर कर चुके हैं। राज्य सरकार की तरफ से 2.5 लाख करोड़ के एमओयू का लक्ष्य इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहाँ पर निर्धारित किया गया, जिसमें कह सकते हैं कि बड़ी सफलता के रूप में अब तक 55,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि जब तक इन्वेस्टर समिट यहाँ पर होगा, इन्वेस्टर समिट का मुख्य आयोजन यहाँ पर होगा दिसंबर में जो कार्यक्रम होगा, उससे पहले एमओयू साइन हुए उन्हें धरातल पर उतारने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, ताकि राज्य के भीतर विकास की जो रफ्तार है और तेज हो सके। उस विकास की रफ्तार से राज्य की जनता को लाभ यहाँ पर मिल सके। कोशिश सरकार की यही है कि जो भीतर ये कह सकते हैं कि जो विकास के काम है उन कामों को और तेज करना है। तो कोशिश इन्वेस्टर समिट के माध्यम से होगी और लगातार राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार को सफलताएं भी यहाँ पर मिल रही है और चेन्नई दौरे के दौरान भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिस प्रकार की उम्मीद है कि यहाँ पर निवेशकों से बातचीत होगी और बड़े उद्योग घरानों के साथ एमओयू साइन होंगे, तो उसमें भी काफी कुछ ये कह सकते हैं कि सफलता मिलने के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। जी, कितने दिन का ये पूरा कार्यक्रम उनका चेन्नई में रहने वाला है और कब वापसी होगी यहाँ पे मुख्यमंत्री की? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय चेन्नई का दौरा है, जिसमें आज रोड शो वहां पर रहेगा, उद्योग घरानों से बातचीत वहां पर रहेगी। कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्योग घरानों से बातचीत वहां पर करेंगे और कल दोपहर बाद ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई के इस दौरे के बाद ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मुंबई, अहमदाबाद में, नागपुर, इन शहरों में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो वहां पर होंगे, जिसके लिए बाकायदा जो कैबिनेट मंत्री है उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है। इन कार्यक्रमों को देखने का काम वहां पर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को उत्तराखंड में आने के लिए आमंत्रित करेंगे, ताकि उत्तराखंड राज्य में इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से ज्यादा निवेश हो सके और विकास की जो रफ्तार होती है यहाँ पर हो सके। ठीक है अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
वहीं सीएम के दौरे को लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम धामी खुद अपने अधिकारियों के साथ में चेन्नई के महात्मा गांधी रोड स्थित होटल ताज कोरोमंडल में संवाद करेंगे, जहां वो अलग अलग सेक्टर से जुड़े निवेशकों से संवाद करेंगे। इस दौरान रोड शो में मुख्य रूप से हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी रोड शो में हिस्सा लेंगे। देखिए, अभी तक जो एमओयू हुए हैं निवेश के, एक तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जो भी इसमें संबंधित विभाग हैं और जिस विभाग से संबंधित एमओयू हुआ है उसमें जो उनको मतलब हम कहें अंतिम परिणति तक, जिसकी ग्राउंडिंग कहते हैं, धरातल पर कैसे उतरे, जो भी फॉर्मेलिटी हैं वो समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर ली जाए ताकि उन परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चेन्नई के दौरे पर है, जहां उन्होंने आज ट्रिप्लिकेन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थसारथी भगवान के पौराणिक मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। साथ ही सभी प्रदेशवासियों की उन्नति और कुशल क्षेम के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। आपको बता दें कि पार्थसारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतारों कृष्ण, राम, नृसिंह और भगवान वराह की पूजा होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। आज हम लोग उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और संवाद के लिए हमने दिल्ली में भी इसी प्रकार का समिट का आयोजन किया था। उसके बाद लंदन में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में और आबू धाबी और दुबई में, और आज हम यहाँ चेन्नई में आए हैं तो यहाँ भी लोगों से मिलेंगे। कल रात को भी बहुत सारे समूह के लोगों से, उद्योग क्षेत्र में काम करने वालों से मिले हैं और सभी ने उत्तराखंड में आने की बात कही है। आज दिन में सबसे बात होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ का जिस प्रकार से हमारा सांस्कृतिक परिवेश है वो हमारा मिला हुआ है, उत्तराखंड और तमिलनाडु दोनों, और निश्चित रूप से व्यापारिक जो निवेश है वो तमिलनाडु से भी वहाँ आएगा, क्योंकि वहाँ भगवान शंकर की जहाँ बाबा केदारनाथ वहाँ विराजते हैं, यहाँ रामेश्वरम है। और दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार विदेशी के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों में भी रोड शो कर रही है। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए, इस प्रयास में लगे हुए हैं। इसको देखते हुए आज चेन्नई में भी रोड शो होगा। इसके बाद मुंबई और अहमदाबाद में भी रोड शो कर राज्य में अधिक से अधिक निवेश की अपील निवेशकों से की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो स्वप्न है कि ये राज्य, उत्तराखंड राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य हो 2025 में, उस ओर हम काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास उत्तराखंड राज्य का हो, इस ओर भी हमारी सरकार जो है काम कर रही है। मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से लंदन का उनका प्रवास रहा है, यूएई का प्रवास रहा है, तो कई हजार करोड़ों के एमओयू साइन हुए। आने वाले समय में चेन्नई में आज वो गए हैं, कल मुंबई में भी उनका रोड शो है, चेन्नई में रोड शो है, अन्य जगह पे भी वो उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। तो उद्योगपतियों का रुझान जो है उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में दुर्घटनाग्रस्त कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, जिस कारण घटना के 20 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने खाई में से 6 शव बरामद किए। मृतकों में 4 लोग कर्नाटक के पर्यटक हैं और 2 उत्तराखंड के निवासी थे, जो आदि कैलाश दर्शन कर लौट रहे थे। धारचूला तहसील मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर पांगला तंपा मंदिर के समीप बीते रोज उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर 500 मीटर दूर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई।
केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल को बड़ी सौगात दी। दरअसल सरकार की ओर से जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का इसके लिए आभार भी जताया। बता दें कि कुमाऊं मंडल के विकास के लिए इस परियोजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि उपराष्ट्रपति आज गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति वापस जीटीएस आएंगे और रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। इसके बाद शुक्रवार को सुबह 7 बजे केदारनाथ जाएंगे और बाबा केदार के दर्शन के बाद बद्री विशाल के धाम पहुंचकर उनके भी दर्शन पूजन करेंगे। तुषार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, 2 दिवसीय पे आ रहे हैं दौरे पर उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। 11 बजे वो जो टीसी जो हेलीपैड है वहां पर उतरे थे और उसके बाद सीधा हर्षिल के जो हेलीपैड है वहां तक वो पहुंच चुके हैं और वहां से वो जो कार के माध्यम से गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे आज। और कल की बात की जाए तो कल उनके 2 जो धाम है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के भी वो दर्शन करेंगे। ऐसे में पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा है। पुलिस प्रशासन ने भी काफी जो तैयारियां हैं उनके लिए सुरक्षा को लेकर वो पूरी कर ली है। जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति है, ऐसे में सुरक्षा का बहुत काफी ध्यान रखना पड़ता है और उसको लेकर तमाम तैयारियां अधिकारियों ने कर ली है। और जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ तो तीनों धाम के वो दर्शन करेंगे, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के। ऐसे में जो टूरिज्म है क्योंकि नरेंद्र मोदी भी काफी जो अटैच रहते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धामों से। ऐसे में उपराष्ट्रपति भी वहां पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी केदारनाथ का जो प्लान है वो प्रस्तावित है। ऐसे में जो टूरिज्म है वो उत्तराखंड में काफी बढ़ रहा है और जो बड़े नेता या फिर कहा जाए जो देश के बड़े नेता हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और यहाँ के जो मंदिर है, संस्कृति है या फिर यहाँ के जो पौराणिक कथाएं हैं उनके दर्शन करने पहुंच रहे हैं, उनकी लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं क्योंकि वादियां भी यहाँ भी बहुत खूबसूरत है। ऐसे में कहा सकता है कि 2 दिवसीय दौरा काफी अहम रहने वाला है उत्तराखंड वासियों के लिए और साथ साथ जो देश है, टूरिज्म है जो उत्तराखंड का, उसके लिए महत्वपूर्ण है। जी, क्या क्या स्केड्यूल उनका रहने वाला है, किस तरीके से पहले कहाँ जाएंगे और फिर दूसरे दिन क्या क्या दर्शन वो करने वाले, कहाँ के? तुषार, देखिए आज की बात की जाए तो 11 बजे वो देहरादून के जीटीसी जो हेलीपैड है कौलागढ़ से वहां पर वो उतरे थे। उसके बाद वहां से डायरेक्ट वो हर्षिल के लिए रवाना हो चुके हैं जो उत्तरकाशी में पड़ता है। करीब 40 किलोमीटर वहां से गंगोत्री धाम है जो वो कार के माध्यम से पूरा करेंगे और उसके बाद रात्रि शाम की आरती भी वहां पर कर सकते हैं और उसके बाद सीधा वो राजभवन पहुंचेंगे जीटीसी हेलीपैड से और रात्रि विश्राम वहीं पर देखने को मिलेगा। शुक्रवार का दिन बहुत अहम रहने वाला है। सबसे पहले वो केदारनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद बद्री विशाल के 2 दर्शन करेंगे और जो एक बैठक भी एफआरआई में चल रही है और उसमें जो उपराष्ट्रपति है उनका भी आना प्रस्तावित है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वो कल यहाँ पर आएंगे, लेकिन तीनों धामों में उनके दर्शन कल और आज देखने को मिल सकते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में कल वो दर्शन करेंगे और उसके बाद वह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी, सह परिवार वो आ रहे हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं तुषार? देखिए उनके लिए पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं और वो अपने परिवार के साथ एक कहा जा सकता है कि तीनों धामों के दर्शन करने आ रहे हैं। एक धार्मिक कहा जा सकता है, एक धार्मिक
यात्रा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि परिवारजनों के साथ लोग अक्सर केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के दर्शन करते हैं, क्योंकि काफी मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। और साथ साथ बच्चे होते हैं और बड़े होते हैं, तो आशीर्वाद, बच्चों का प्रेम और बड़ों का आशीर्वाद भी देखने को मतलब कहा जा सकता है कि मिलता है इसमें। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक धार्मिक यात्रा में वो निकले हैं और काफी रोमांचपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो कहा जाता है कि तीनों धामों में काफी खूबसूरत वादियां हैं, वो देखने को मिल सकती है। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति है, सुरक्षा के लिहाज से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में धामी सरकार लगी हुई है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि सरकार इस आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने अधिकांश तैयारी पूरी कर ली है और प्रदेश सरकार इन खेलों के सफल आयोजन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही इसके लिए एक हाई पावर कमेटी का भी गठन पहले ही किया जा चुका है। खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खेल प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। इसके तहत देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में 26 तारीख से होने जा रहा है और 26 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक में 9 नवंबर को समापन रहेगा। तो एक परंपरा चली आई है कि जो प्रदेश राष्ट्रीय खेल का आयोजन करता है और जो प्रदेश राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने जा रहा होता है, तो जहां हो रहा होता है वह अगले प्रदेश को जिसको कि इसकी मेजबानी करने का अवसर मिला हुआ होता है, उस प्रदेश को जो है वह एक फ्लैग जो है वो हैंडओवर करते हैं। तो वही परंपरा का पालन जो है 9 नवंबर को हम लोग करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी गोवा कर रहा है और राष्ट्रीय खेलों में इस बार उत्तराखंड की ओर से 240 सदस्यीय टीम प्रतिभाग कर रही है, जिसमें से 177 खिलाड़ियों के साथ रिसर्च टीम ऑफिशियल्स है और ये टीम 25 खेल विधाओं में प्रतिभाग कर रही है। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन 9 नवंबर को हो रहा है। वहीं 38वें में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। बता दें कि प्रदेश सरकार की मंशा इन राष्ट्रीय खेलों में 38वें खेल स्पर्धाएं कराने की है, जिसमें 34 खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा स्वीकृत है और 4 खेल प्रदेश सरकार और अपने स्तर से रखने की तैयारी कर रही है। वहीं खेलों के समापन के दौरान 9 नवंबर को खेल मंत्री रेखा आर्या गोवा में मौजूद रहेंगी और IOA का ध्वज लेंगी। और राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने के लिए बनाई गई प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया गया है, जिस पर आंदोलनकारी तो नाराज है ही, साथ ही कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने कहा है कि कांग्रेस पहले ही कह रही थी कि सरकार आंदोलनकारियों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और अब इस मामले को केवल लटकाना चाहती है, जो सही नहीं है। जो आरोप बार बार लगा रहे थे वो बिल्कुल अब सही सिद्ध हो रहे हैं। सरकार राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के पक्ष में कतई नहीं है। अगर सरकार ईमानदार होती तो बिल को प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता ही नहीं थी। सरकार 2 ठोक निर्णय ले सकती थी, सरकार सुविधा दे सकती थी। केवल राज्य आंदोलनकारियों को के आरक्षण के मामले को लटकाने के उद्देश्य से प्रवर समिति को सौंपा गया है और बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार बार बार उसको लटकाने के चक्कर में समिति का कार्यकाल बढ़ा रही है। और परिवहन विभाग द्वारा लगातार जन जागरूकता एवं सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले विभाग ने स्कूल बस के ड्राइवर को ट्रेनिंग दी थी, साथ ही उनको ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया था और इसी कड़ी में अब परिवहन विभाग फूड डिलीवरी बॉय को ट्रेनिंग देने जा रही है, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा एक्सपर्ट्स के जरिए फूड डिलीवरी बॉय को सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए RTO परिवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा है कि ड्राइविंग करते वक्त
वक्त का डिलीवरी बॉय को किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, इसको लेकर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है। साथ ही इसमें फूड डिलीवरी बॉय के हेलमेट एवं गाड़ियां भी चेक की जाएंगी। कुछ समय पहले हमने जो फूड डिलीवरी कंपनियां हैं उनकी एक बैठक ली थी और उनको कई दिशा निर्देश भी दिए थे हमने कि कैसे बिजनेस का संचालन करना है। जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे रोड सेफ्टी से रिलेटेड, और उसी समय बात उठी थी कि हम इनको ट्रेनिंग भी देंगे। तो कल आने वाला दिन है, कल हम इसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा है, आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो फूड डिलीवरी कंपनियां हैं उनके अंतर्गत काम करने वाले फूड डिलीवरी बॉयज़ हैं, जैसे स्विगी कंपनी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, इनके जो ड्राइवर्स हैं उनको बुलाया हमने। इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा इसमें रोड सेफ्टी के बारे में उनको बताया जाएगा, कैसे ड्राइव करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। आप उनके हेलमेट को भी चेक करेंगे, हम लोग गाड़ी को भी चेक करेंगे। इस तरह से ओवरऑल एक होलिस्टिक व्यू रखते हुए हम लोग उनको ट्रेन करेंगे ताकि वो जब वो गाड़ी चलाते हैं रोड पे तो वो सुरक्षित रहें और रोड पे चलने वाली जनता भी सुरक्षित रहे। और पुलिस को लगातार वाहन चोरी की शिकायतें मिल रही थी। हाल ही में 2 वाहन चोरी की शिकायतें पुलिस को मिली, जिसके खुलासे के लिए पुलिस ने तुरंत टीम का गठन किया। टीम ने दोनों चोरी के घटनास्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें एक ही संदिग्ध व्यक्ति दोनों वाहनों को ले जाते हुए देखे गए। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घटना में मौजूद व्यक्ति को चोरी की गई स्कूटी के साथ बन्नू स्कूल ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में त्योहारों के सीजन में सड़कों पर जाम लगा रहता है। ऐसे में राजधानी को जाम से निजात दिलाने के लिए एसएसपी देहरादून ने फेसबुक लाइव आकर वीकेंड पर ऑफ इवन लागू करने को लेकर जनता से सुझाव मांगे। वहीं इसको लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि ऑड एंड इवन नियम लागू करने के लिए सबसे पहले अतिक्रमण हटाया जाए और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करना जरूरी है। इसको लागू करने से पहले सड़कों की हालत सुधारनी होगी और साथ ही ऑटो विक्रम चालकों का रूट तय किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देहरादून में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सड़कों की स्ट्रेंथ कम है और यहाँ पर वाहनों की संख्या भी ज़्यादा है, तो उसके कारण काफ़ी दबाव देहरादून पे ट्रैफिक का है। और आजकल क्योंकि त्योहारी सीजन है तो आजकल उसका बहुत ज़्यादा दबाव और बढ़ गया है और समस्या खड़ी हो गई है। अभी मैंने भी जो जानकारी ली है कि ऑड इवन करने का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रहा है, प्रयोग कर रहा है कि देखते हैं प्रयोग कितने सफल हो पाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि उससे पहले जो अतिक्रमण है, जो बड़ा कारण है, उस पर कार्रवाई चाहिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।